क्योंकि अगर आप पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से के माध्यम से गरीब आदमी के पास नहीं करेंगे तो वो खर्चा नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर खर्चा नहीं करेगा तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ये जो आप बात कर रहे हैं सिद्धांत के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई असहमति जताएगा। लेकिन जैसे अब हमने ये देखा है सरकारों के कामकाज में, खासकर इस सरकार की बात करें चूंकि ये दूसरा टर्म है, तो जैसे जैसे बजट के दो बिंदुओं के बीच में यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में समस्याएं आती हैं, तो हमने ये भी देखा है कि सरकार अलग तरीके से फंड जनरेट करके उन चीजों में डालती है। आपने डायरेक्ट कैश बेनिफिट की बात की, तो बार बार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम कोरोना में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं रूरल एरियाज में। क्या उस सब को आप काउंट करते हैं या फिर उसको अलग रख के इस बजट को देखना चाहते हैं? नहीं, अनाज देना तो जरूरी है, तो वो इस बात की तो स्वीकृति है ना कि 80 करोड़ लोग जरूरतमंद हैं और गरीब हैं। इस वक्त उनको अनाज देने की जरूरत है, और किस तरह का अनाज आप दे रहे हैं? चावल और गेहूं, मतलब और चीजों की उनको जरूरत नहीं। गरीब आदमी सिर्फ रोटी नमक और प्याज के साथ रह के खुश हो जाएगा। न दवाइयों की जरूरत है, न मोबाइल फोन की जरूरत है, न डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि वो पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके। इन सब की कोई जरूरत नहीं। वो तो सब भविष्य में होगा, वो तो सब 25 साल बाद होगा, वो तो सब 100 साल बाद होगा। अभी कोई किसी की जरूरत नहीं। हम तो एक बुनियाद तय कर रहे हैं, एक नींव बना रहे हैं कल के लिए। अजीब बात है। और देखिए, आपको लगता नहीं बड़ी अजीब बात है कि कल वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। हाँ। एक तर्जुमान के रूप में प्रधानमंत्री जी को बाद में आना पड़ा ये समझाने के लिए कि बजट क्या है। उनको इतना भी अपने वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं कि वो ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्या बात आ गई? मतलब अगर प्रधानमंत्री आकर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं बजट की बारीकियां, तो इसमें भी ऐतराज करेंगे आप? मतलब चारू प्रज्ञा जी, लेकिन बड़ा सवाल देखिए क्या है। बड़ा सवाल ये जो है एक पर्सपेक्टिव का एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री तो कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, आप तमाम नेताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा जनता तक ये सारी बातें पहुंचाना? बहुत व्यवहारिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने जब न्याय का नाम लिया, मैंने ये बताने को नाम लिया कि वो फेल्ड स्कीम थी। न्याय का नाम लेकर 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरी थी और आपने देखा उनको कितने वोट मिले थे। तो सच्चाई ये है, इस तरीके की स्कीम्स कोई लॉन्ग सर्विंग नहीं है हमारे देश के लिए। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में हमने न्याय योजना जो है अमल में लाई, फायदा मिल रहा है लोगों को। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में एक लौती वहां इनकी सरकार बची हुई है वहां और राजस्थान में, तो हम उस पे ना जाएं। लेकिन जब नेशनली इस कैंपेन को ये ले उतरे थे तो क्या इनको फायदा मिला? मोदी सरकार अपने एक काम पर डटी रहती है, वो ये है कि स्टेडली सबकी लाइव्स इंप्रूव हो। आपने वो इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, गिव अ मैन अ फिश एंड टीच अ मैन टू फिश। तो यही फर्क है कांग्रेस की सोच में और मोदी जी। मैं अगर आपकी सारी बात से चारू आपकी सारी बात से अग्री भी कर जाऊं और ये बात मान भी ले, तो एक चीज जो अंशुल कह रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को या प्रधानमंत्री को खुद बहुत क्लैरिफाई करना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी फौरी अभी जरूरत है। जैसे अगर देश में लोगों को, युवाओं के पास नौकरी नहीं है तो 25 साल बाद उस युवा को नौकरी नहीं चाहिए, उसको आज के आज, अभी के अभी नौकरी चाहिए। तो ये बजट उसमें कैसे हेल्पफुल साबित होने वाला है कि साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर इन बेरोजगार हाथों को काम मिल जाए। उसमें मजदूर भी हों और उसमें वो लोग भी हों जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो टेक्निकल डिग्रियां ले रहे हैं। जी देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नौकरियां क्रिएट करने का जो सिस्टम है वो बजट नहीं चलता। उसको जरूरत नहीं है 1 फरवरी आए और उसके बाद सरकार इसकी प्लानिंग करे। आप अगर उत्तर प्रदेश का भी आप एग्जाम्पल लेंगे, कोरोना के समय में भी एक तरफ नौकरियां हिट ले रही थी, मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ एक सरकार थी जो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रही थी, जो सड़कें, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट बनवा रही थी। एक तरफ एक सरकार थी जो बाहर की कंपनीज को आकर्षित करके उत्तर प्रदेश में ला रही थी और हर एक कंपनी में हजारों युवाओं को नौकरी मिल रही है। आप रिजल्ट बताइए चारू, मैं तो चाहूंगा नतीजे बताइए, क्या हो रहा था वो छोड़ दीजिए, आप नतीजे बताइए कि कितनी आई और कितनी नहीं आई। क्योंकि कांग्रेस के लोग यही आपसे पूछेंगे, हर जगह यही पूछे जाते हैं, कितनी नौकरियां आपने दे दी सीधे सीधे युवाओं को।
जी, लेकिन देखिए एक तो होता है कि नौकरी नहीं है और एक बात ये होती है कि मेरे पसंद की आज नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप गाँव-गाँव घूमेंगे, आपको ज़्यादातर वो युवा मिलेगा जो जॉब फेयर जब लगाए जाते हैं उसमें जाकर एनरोल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कुछ और करना चाहता है। वो अपना बिज़नेस कोई शुरू करना चाहता है, या वो ये कहता है कि इनमें से अभी मेरी नौकरी कोई पसंद की नहीं है। इससे आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि हमारा लेकिन चारू बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस सवाल को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। जब गांव-गांव घूमते हैं तो बेरोजगार नौजवान भी नजर आता है, जब रेलवे की भर्ती निकलती है तो 1.5 करोड़ छात्र जो हैं वो उसमें एनरोल करते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये भी तो बात है ना। तो उनके लिए क्या मिला, ये एक सवाल है। राजीव रंजन झा के पास मैं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा है उस पर दीजिए ध्यान। 7 साल में हमारी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, गरीबों के पास अब अपना घर है, ये बड़ी बात कही। पहले के मुकाबले घरों के लिए राशि बढ़ाई गई है, घरों का साइज भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है, ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर हैं, ये कहा है पीएम मोदी ने।